सो देखिए बेटे, लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टी 6 तक देखे है सर नो। सो ये प्रॉपर्टी 7 जो है, दिस प्रॉपर्टी इज रिगार्डिंग टू पीरियोडिक फंक्शंस। ओके, सो देखिए, मान लीजिए एक पीरियोडिक फंक्शन है। इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? ए फंक्शन which repeats after certain interval, yes or no? For example, f of x can be equal to sin x, right? Sin x is a periodic function with a period 2 pi, right? So आपको पता है definite integration represents area under the curve, yes or no? यस सर। So मान लीजिए एक फंक्शन है, मान लीजिए sin x जैसा है, ऐसा आपको साइकिल्स आएगा, ऐसा ना? सो 0 to n times t, n पीरियड्स तक जो भी एरिया है उसको कैलकुलेट करना है। सो उस केस में हम एक साइकिल का एरिया निकाल के उसको इंटू n कर सकते हैं। सो 0 to t, दिस इज द एरिया ऑफ वन साइकिल, ऐसा नो? n साइकिल्स तक एरिया आपको चाहिए तो एक साइकिल का एरिया निकाल के इंटू n कर सकते हैं। ओके, यस सर। सो आप 0 से nt तक जाइए, a से a प्लस nt जाइए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू स्टार्ट विथ 0। आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करके यहां से n साइकिल्स आप इंटीग्रेट किया तो यू आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ n साइकिल्स, है सर? 0 से nt करो या a से a प्लस nt करो, सेम आंसर आएगा। क्लियर है क्या नहीं? यस सर। For example, if you have something like, for example, if you have a periodic function, a fractional part of x भी हो सकते हैं, yes or no? Fractional part of x is also a periodic function. There are a lot of periodic functions. Okay, so for example, मान लीजिए we are looking at function like this. ये कौन सा फंक्शन है? This is fractional part of x function जैसा है, ठीक है? For example, f of x is equal to fractional part of x. देखिए 0 से लेके मान लीजिए 3 तक आप इंटीग्रेट करना है। सो यू गेट 3 साइकिल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, अगर इंटीग्रेशन 0 to 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx करना है, इसको आप 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx कर सकते हैं, सर नो? सो सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू स्टार्ट विथ 0। अब मान लीजिए हाफ से स्टार्ट किया, हाफ से 3 प्लस हाफ तक जाए। इफेक्टिवली इंटरवल कितना है? इंटरवल तो 3 है। सो हाफ यहां से स्टार्ट होगा, 3.5 मतलब यहां तक आप कर रहे हैं। सो यहां से यहां तक मान लीजिए आप इंटीग्रेट करते हैं, जो एरिया यहां निकल गया वो एरिया यहां ऐड हुआ था ना, ऐसा ना? हाँ। सो दिस इज ऑल्सो equal to 3 times integration 0 to 1 fractional part of x dx, ऐसा ना? क्लियर? सो थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं इसी में, अगर इंटीग्रेशन, अगर आपको 3 से लेके 12 तक चाहिए, यू वांट फ्रॉम 3 to 12, 3 से लेके 12 तक कितना साइकिल्स है? 3 इज नथिंग बट 3 into 1, 12 इज नथिंग बट 12 into 1, ऐसा ना? सो फ्रैक्शनल पार्ट का 1 यूनिट इज 1 साइकिल। सो 3 से 12 तक कितना साइकिल्स है? देयर आर नथिंग बट 9 साइकिल्स, ऐसा ना? So basically that is 12 minus 3. So 9 times integration 0 to 1 fractional part of x dx कर सकते हैं?
बेसिकली वो पीरियोडिक फंक्शन का कितना साइकिल्स है, दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो ये थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आया? एम टी टू एन टी, एम टाइम्स टी का मतलब एम साइकिल्स कंप्लीट हो गया, एन टाइम्स टी का मतलब एन साइकिल्स कंप्लीट हो गया, सर नो? सो इस दोनों के बीच में कितना साइकिल्स है? n माइनस एम साइकिल्स है। ओके, सो n माइनस एम टाइम्स दिस इज एरिया अंडर वन साइकिल। ओके, क्लियर? सो ये भी देखिए, एन टी से लेके एन टी प्लस ए, आपका n साइकिल्स कंप्लीट हो गया, ठीक है? मान लीजिए n साइकिल्स कंप्लीट हो गया, एन टी का मतलब आफ्टर n साइकिल्स, वहां से a यूनिट्स आगे जा रहे हैं, यस सर नो? सो दिस विल बी सेम एज 0 से लेके a आगे जाइए, सेम आंसर आएगा, यस सर नो? फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेशन देखिए 4 से लेके 4.5 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। देखिए 4 का मतलब 4 साइकिल्स कंप्लीट हुआ, ऐसा नो? यहां से 4 से लेके 4.5 तक आपको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब ये वाला एरिया चाहिए आपको, ऐसा नो? यू वांट दिस एरिया? Yes. सो इज दिस सेम एज 0 to हाफ, ये वाला एरिया वो वाला एरिया सेम है क्या नहीं? Yes, sir. सो 4 से 4.5 करो, दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन 0 to 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ऐसा नो? सो 4 साइकिल के बाद Yes, sir. आपको 0.5 आगे जाना है, इसका मतलब सो फर्स्ट साइकिल में 0 से लेके 0.5 तक जाओ, सेम एरिया आपको मिलेगा। क्लियर है क्या नहीं? सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक इंटीग्रेशन। क्लियर है? एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखिए, a प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी, मतलब n साइकिल्स कंप्लीट हो गया, आफ्टर n साइकिल्स एन टी प्लस ए एन टी प्लस बी, दिस विल बी सेम एज, एन टीज निकाल सकते हैं ना आपको, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, सो a से b होगा, दिस इज a नहीं है, ये b है। क्लियर है? So these are some manipulations which you can do when you are integrating periodic functions. Clear है? Okay? Yes, sir. So अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंटीग्रेशन -1 to 2 e power fractional part of x dx, is this a periodic function? देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन है, सो ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी पीरियोडिक होगा, क्योंकि अगर ये रिपीट हो रहा है तो ई पावर दिस ऑल्सो रिपीट्स, यस सर? Yes. सो व्हाट इज द पीरियड? पीरियड कितना है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जितना पीरियड है वही पीरियड होगा। क्लियर है? हाँ, sir. सो -1 से 2 तक कितना पीरियड्स है? दिस इज -1 into 1 to 2 to 1, 2 into 1, ऐसा नो? सो 2 माइनस ऑफ -1, ऐसा नो? 2 माइनस ऑफ -1, इसका मतलब 3 पीरियड्स है, टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ऐसा नो? So that is nothing but 3 times integration 0 to 1. So e power 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डेफिनेशन क्या है? x ही है, हाँ. ऐसा नो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब है x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, 0 और 1 के बीच में इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना है? इंटीजर पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट 0, सो e पावर x हो जाएगा, so that is equal to 3 times e power x going from 0 to 1, that is equal to 3 times e minus 1 is the answer. Clear है क्या नहीं? Sir.
सर लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 में तो 0 हो जाता है, तो 1 में तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डेफिनेशन है x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x है सर। हाँ सो 0 और 1 के बीच में इंटीजर पार्ट 0 होगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होगा। सो फ्रैक्शनल पार्ट विल बी इक्वल टू x। क्लियर है कि नहीं? तो जब x का वैल्यू 1 रहेगा तब तो फ्रैक्शनल पार्ट ही देखिए 0 वही होगा है, ना। आप बाउंड्रीज पे देखने का जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए बाउंड्री पे आपका नेचर चेंज हो रहे हैं, 0 और 1 के बीच में मतलब है 0 से लेके 1 के बीच में क्या चल रहा है। 0 एंड 1 के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा ना। हाँ ये किसका, ये कौन सा फंक्शन है, ये y इज इक्वल एक्स का ग्राफ है ना, ऐसा ना। यस सर। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज सेम एज x। क्लियर है? हाँ ओके सर। 1 और 2 के बीच में, अगर मान लीजिए 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी x माइनस 1। ओके, 2 और 3 के बीच में x माइनस 2 सो ऑन। समझ में आया? आगे जाओ। चले गो फॉरवर्ड। Yes, sir. गुड। 0 to n pi plus v modulus of cos x dx, where v is in between pi by 2 and pi. So again आप देख सकते हैं mod cos x is a periodic function, yes or no? नॉर्मल sin x cos x जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका पीरियड जो है sin x एंड cos x का 2 पाई होता है, बट मॉडुलस ऑफ sin x cos x का, मॉड sin x एंड मॉड cos x का पीरियड जो है वो पाई होगा, ऐसा नो। क्योंकि x के प्लेस में पाई प्लस x पुट किया तो cos पाई प्लस x इज नॉर्मल है तो माइनस cos x, बट मॉड लेने के बाद क्या आएगा, वापस cos x आ जाएगा, ऐसा नो। क्लियर? यस सर। सो मॉड cos x का पीरियड कितना है, पाई है, ऐसा नो। सो 0 टू n पाई प्लस v, इसका मतलब 0 से लेके n साइकिल्स और एक्स्ट्रा v, ऐसा नो। सो फर्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 टू n पाई मॉड cos x dx प्लस n पाई टू n पाई प्लस v मॉड cos x dx लिख सकता हूं। ये तो प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 है, डिस्ट्रीब्यूशन। Yes, sir. सो 0 टू n पाई, इसको मैं n टाइम्स 0 टू पाई लिख सकता हूं, ऐसा नो। क्योंकि मॉड cos x का पीरियड n पाई है, सो n टाइम्स 1 साइकिल। क्लियर? एंड इसको क्या लिख सकता हूं, n पाई टू n पाई प्लस v को 0 टू v लिख सकता हूं। कैन आई डू दिस? यस सर। एन टी टू एन टी प्लस ए, ये एंटी एंटी निकाल के 0 टू v लिख सकता हूं। क्लियर? नाउ अब देखिए ये मॉड निकाल सकता हूं, कैन आई रिमूव दिस मॉड? डायरेक्टली मैं मॉड निकाल नहीं सकता क्योंकि 0 टू पाई के बीच में 0 टू पाई बाय 2 तक कॉस जो है वो पॉजिटिव है, पाई बाय 2 से पाई तक कॉस नेगेटिव है, सर नो। सो मैं यहां क्या कर रहा हूं, आप ध्यान से देख सकते हैं x के प्लेस में पाई माइनस एक्स पुट किया तो इज द फंक्शन चेंजिंग। x के प्लेस में पाई माइनस एक्स पुट किया तो cos पाई माइनस एक्स तो माइनस cos x है, बट मॉड लेने के बाद प्लस cos x ही आ रहे हैं, ऐसा ना। यस सर। सो x के प्लेस में पाई माइनस एक्स पुट किया तो इफ द फंक्शन इज नॉट चेंजिंग देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट यू कैन यूज, 2n टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ऐसा नो। Yes, sir. लिमिट को हाफ करके बाहर एक 2 लगा सकते हैं, प्लस अब ये देखिए v जो है क्वेश्चन में दिया है v इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 एंड पाई के बीच में है। सो यहां भी आप मॉड को डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं,
तो यहां क्या करना है, 0 टू पाई बाई 2 मॉड कॉस एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 2 टू वी मॉड कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा नो। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सेपरेट कर रहा हूं, ओके। अब देखिए, नाउ आई कैन रिमूव मॉड्स बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट्स। यहां देखिए, ये वाला मॉड डायरेक्टली निकाल सकता हूं, यस और नो, क्योंकि 0 और पाई बाई 2 के बीच में मॉड कॉस एक्स इज सेम एज कॉस एक्स, क्लियर है। सो ये वाला मॉड अभी निकलेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला मॉड निकल जाएगा 0 और पाई बाई 2 के बीच में, यस cos x इज सेम एज प्लस cos x, ओके। ये वाला मॉड भी निकल जाएगा बट विथ ए नेगेटिव साइन, ऐसा नो, क्योंकि पाई बाई 2 और v के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है, cos इज नेगेटिव। सो इफेक्टिवली ये आपका आंसर होगा, ये देखिए 2n और प्लस 1, 2n प्लस 1 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos x क्या होगा, 1 ही आएगा आंसर, ओके। प्लस ये वाला cos x का इंटीग्रेशन sin x है, सो sin v माइनस sin 1 पाई बाई 2, सो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 2n प्लस sin v। लास्ट फ्यू स्टेप्स क्लियर है? यस तो आइडिया आ रहा है ये पीरियोडिक फंक्शंस का कैसे डील करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। हाँ सर। देखिए, -1 to 2 e पावर integer part of 3x dx, so fractional part of 3x, इसका पीरियड क्या होगा? What is the period of this function? 1/3 1/3, ऐसा नो, क्योंकि अगर डेफिनेशन क्या है, f of x का पीरियड t है, तो f of ax का पीरियड जो है वो कैपिटल T बाय मॉडुलस ऑफ a होगा, ऐसा नो। So the period of e power fractional part of 3x is equal to 1/3, okay. So this is nothing but minus 3 times 1/3, 6 times 1/3, yes or no, limits समझ में आ रहे, लिमिट्स यही है क्या नहीं? So m times t to n times t, m times t to n times t, integration of f of x dx can be written as n minus m, कितना, 6 minus of -3, 9 times integration 0 to 1/3 e power fractional part of 3x dx, okay or not? समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि इस बार पीरियड 1 नहीं है, इसका पीरियड 1/3। सो 9 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1/3 e पावर 0 और 1/3, अगर x 0 एंड 1/3 के बीच में है तो 3x क्या होगा, 0 एंड 1 के बीच में होगा, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x विल बी सेम एज 3x, ऐसा नो। क्योंकि 3x का इंटीजर पार्ट तो 0 हो गया ना, सो दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स e पावर 3x by 3 फ्रॉम 0 to 1/3, सो 3 बाहर आएगा, सो e पावर 1 e minus 1 again, 3 times e minus 1 is the answer. क्लियर है क्या नहीं है? समझ में आ रहे?
और अगर आपको ये सारा करना पसंद नहीं है, आप 3x को t मान के डू सब्स्टिट्यूशन, कन्वर्ट इनटू e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t। इसके बाद हमारा प्रीवियस प्रोसेस भी हम कर सकते हैं पीरियड 1 मान के। ऐसा नो, आपका चॉइस है कैसे करना है। ओके Yes, sir. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 to 2000 पाई dx by 1 plus e पावर sin x dx। सॉरी, dx तो ऑलरेडी दिया गया है। ओके, dx by 1 plus e पावर sin x। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू इन दिस क्वेश्चन। सो sin x का पीरियड कितना है, 2 पाई। ऐसा नो, so how many cycles are there, 1000 cycles है। ऐसा नो, Yes, sir. यहाँ 1000 cycles। so आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई dx बाई 1 plus e पावर sin x। ऐसा नो, Yes, sir. so इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, x के प्लेस में 2 पाई माइनस एक्स पुट कर लीजिए। x के प्लेस में 2 पाई माइनस एक्स पुट किया तो सो दिस इज इक्वल टू i, इसको i मान लीजिए। और एक काम कर लेते हैं, यहां तक हम छोड़ देते हैं। लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस फंक्शन सेपरेटली। इसको अलग से एनालाइज करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई dx बाई 1 प्लस e पावर sin x। ओके, सो 0 to a ऐसा एक इंटीग्रल है, तो आप x के प्लेस में a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। यस और नो। सो i इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई dx बाई 1 प्लस e पावर sin x। x के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हैं, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। यस और नो, Yes, sir. which is equal to integration 0 to 2 pi dx by 1 plus e पावर माइनस साइन x, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। 0 to 2 pi e पावर माइनस साइन x को 1 by e पावर साइन x करके आप LCM लिया तो यू विल गेट e पावर साइन x by 1 plus e पावर साइन x। यहां तक इमेजिन कर पा रहे एक स्टेप, e पावर माइनस साइन x को 1 by e पावर साइन x करके LCM लिया मैंने। हाँ सर। नेक्स्ट क्या होने वाला है, कैन यू इमेजिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। सर ऐड कर देंगे। हाँ, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। देखिए ये और ये ऐड करने से 1 आ रहा है, देखिए सब कुछ कैंसिल होके डिनोमिनेटर इज सेम 1 प्लस ई पावर साइन एक्स, न्यूमरेटर में 1 प्लस ई पावर साइन एक्स कैंसिल होके इंटीग्रेशन dx हो रहे हैं, विच इज इक्वल टू 2 पाई। सो i इज इक्वल टू हाउ मच, पाई। क्लियर है। सो व्हाट इज द आंसर, 1000 पाई। क्लियर है। Yes, sir. देखिए दीज आर सम क्वेश्चंस, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, बट यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आप डेफिनेट इंटीग्रल निकाल दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पाई टू 5 पाई बाई 4 साइन 2x बाई साइन पावर 4 एंड कॉस पावर 4। देखिए आप देख सकते हैं ये साइन 2x का पीरियड कितना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस साइन 2x। पाई।
2 पाई बाई 2 पाई, एंड साइन पावर 4x का भी पाई है, कॉस पावर 4x का भी पाई है, सर नो, क्योंकि पाई प्लस एक्स करने के बाद इवन इफ यू गेट नेगेटिव साइन, क्योंकि पावर 4 कर रहे हैं, द फंक्शन विल नॉट चेंज, है सर नो. Yes, sir. So what is the effective period of this whole function? पाई तो पीरियड है ना, सो पाई से स्टार्ट होके 5 पाई बाई 4 का मतलब पाई प्लस पाई बाई 4 है सर नो. एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब एक साइकिल के बाद शुरू हुआ, वहां से पाई बाई 4 एक्स्ट्रा गया है सर नो. सो इसको आप 0 टू पाई बाई 4 साइन 2x बाई साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4x लिख सकते हैं. मतलब एक साइकिल के बाद पाई बाई 4 एक्स्ट्रा गया, हम क्या कर रहे हैं, 0 से पाई बाई 4 जा रहा है. कैन आई डू दिस? Yes, sir. Yes, sir. सो अब मतलब पीरियोडिसिटी का यूज तो हो गया. नाउ लेट अस ट्राई टू यूज एनी अदर प्रॉपर्टीज इफ दे आर देयर. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये कल किए हैं हम, याद है? ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. डायरेक्टली आप x के प्लेस में पाई बाई 4 माइनस एक्स पुट किया तो ये cos 2x हो जाएगा बाय साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, बट ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको. लास्ट क्लास में हम देखे हैं कि वी कैन कन्वर्ट द डिनोमिनेटर कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x जो भी है, एंड साइन 2x जो है वो डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, ऐसा ना. सो साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2. सो 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाय 2. यही सिंप्लीफिकेशन हम लास्ट क्लास में भी किया है. इसके बाद cos 2 थीटा को t मान लिया तो ऊपर, मतलब cos 2x को अगर t मान लिया तो sin 2x dx जो है वो dt में चला जाएगा. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके. सो आगे जाओ. सो ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इस स्टेज से. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अभी तक हम पीरियोडिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करना है वो देखे हैं. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड लाइबनिज थ्योरम. ओके. सो लाइबनिज थ्योरम डील्स विथ डिफरेंशिएशंस ऑफ इंटीग्रेशंस. ओके. यूजुअली आपको पता है इंटीग्रेशन, इफ यू हैव एनी इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म a to b f of x dx, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? द आंसर टू दिस इज अ कांस्टेंट, है सर नो? क्योंकि Yes, sir. f of x dx को इंटीग्रेट करने के बाद आप लिमिट से सब्स्टिट्यूट करिएगा ना. सो कांस्टेंट आएगा, इसको d by dx किया तो क्या आएगा? 0 ही आएगा. If the limits are constants, then the answer is a constant and the differentiation is automatically 0. Yes or no? But मान लीजिए if you have a function of the form f of t dt and if the limits are some functions of x. Now what will the answer be? Will the answer be a constant or will it be a function? If it is a function, in which variable? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का बात किया तो आपका आंसर टी के टर्म्स में आएगा, सर नो? इसके बाद टी के प्लेस में आप एक बार एच ऑफ एक्स पुट करना है, अपर लिमिट. इसके बाद टी के प्लेस में आप जी ऑफ एक्स पुट करना है, लोअर लिमिट. इसके बाद एक से एक माइनस करना है, सर नो? Yes, sir. So your answer will be a function of x, yes or no?
क्योंकि t के प्लेस में आप x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया, सो x तो बचेगा ना. Yes, sir. सो इफ द लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x, आपका आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x आएगा. ध्यान दे दीजिए, यह x क्यों नहीं लिखा मैंने. इंटीग्रेशन g ऑफ x टू h ऑफ x, f ऑफ x dx लिख सकता हूं. कैन आई डू दिस? ये लिख सकता हूं. ये दोनों सेम है या अलग अलग है? देखिए दोनों सेम है. आई कैन डू Same दिस. है. ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं इसलिए किया हूं कि ये x से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए, मतलब देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस दैट यू कैन ऑब्जर्व. क्लियर है? क्योंकि इन डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन वेरिएबल इज अ डमी वेरिएबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं. क्लियर है? Yes, sir. सो बिकॉज इज अ फंक्शन ऑफ x, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना. यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंशिएटिंग ऑफ दिस इंटीग्रल, यस और नो, with respect to x. You can think about differentiating this function or this integral with respect to x. Clear है? So Leibniz theorem बोलते हैं वो कैसे करना है. विदाउट नॉर्मली करना है तो आप पहला इसको इंटीग्रेट करना है, इसके बाद h ऑफ x g ऑफ x सब्स्टिट्यूट करके कैपिटल f ऑफ x निकालना है, इसके बाद फिर डिफरेंशिएट करना है. सर नो, दैट्स द जनरल प्रोसेस. But Leibniz theorem gives you a formula to do this directly without actually integrating the function. क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर ऑपोजिट ऑपरेशंस, है सर. सो एक इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है आपको इंटीग्रेट करके इसके बाद डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना, है सर नो. सो व्हाट डज लाइबनिज थ्योरम से, एक बार लाइबनिज थ्योरम का आप डेफिनेशन देख लीजिए. अगर f ऑफ x इज इंटीग्रेशन g ऑफ x टू h ऑफ x f ऑफ t dt है, तो देन d ऑफ f ऑफ x बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन जो है, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटीग्रल इज क्या है. देखिए फर्स्ट क्या करना है, f ऑफ t फंक्शन है ना, इस t के प्लेस में आप अपर लिमिट पुट करना है, तब क्या आएगा, f ऑफ h ऑफ x आएगा. एक बार जो भी फंक्शन अंदर है उस पे t के टर्म्स में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है डायरेक्टली. सब्स्टिट्यूट किया तो f ऑफ h ऑफ x आया, ऐसा नो, इनटू ये h का डिफरेंशिएशन जो है वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसके बाद माइनस सेम थिंग विद द लोअर लिमिट, जैसे t के प्लेस में आप g ऑफ x पुट कर लीजिए इनटू g डैश ऑफ x. फॉर्मूला क्लियर है? Yes, sir. एक बार t के प्लेस में अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस t के प्लेस में लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन. क्लियर? So let us try to solve a very basic question. क्या है, f of x is integration x to x square root sin t dt, f dash of x चाहिए. So क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इज you put x square in the place of t. So क्या होगा, root of sin of x square, है सर नो. t के प्लेस में आप x square पुट किया, इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू x square का डिफरेंशिएशन इज 2x. क्लियर? ओके. माइनस, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइनस. अब t के प्लेस में लोअर लिमिट पुट करना है. लोअर लिमिट इज t के प्लेस में x ही है ना, रूट ऑफ साइन x इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना है, 1. क्लियर? सो द आंसर इज सिंपली 2x रूट ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ साइन x. क्लियर है? समझ में आया नहीं? हाँ. Yes, sir. अगर ध्यान दे दीजिए, स्पेशल केस, अगर 0 टू x f ऑफ t dt अगर एक कैपिटल f ऑफ x है, तो
what is d by dx of capital F of x? Is nothing but d by dx of integration 0 to x f of t dt. yes or no? अब क्या आएगा देखिए एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स है ना, t के प्लेस में x आ गया, इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना है 1 है, माइनस जीरो एफ ऑफ 0 इंटू 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 है सर नो. सो एग्जैक्टली Yes, क्या आ sir. रहे हैं, एफ ऑफ एक्स आ रहे हैं सर नो. यस सर Yes. इसका मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ t dt इज एग्जैक्टली इक्वल टू f ऑफ x. क्लियर है? इसका मतलब है अगर लिमिट 0 टू x है तो एग्जैक्टली डिफरेंशियल और इंटीग्रल जो है वो कैंसिल हो जाएगा. समझ में आया? हाँ सर. जीरो, ये जो लोअर लिमिट जीरो एग्जैक्टली होने का जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है. क्लियर? Yes, sir. देखिए, if f of x is e power 2x to e power 3x t by log t to the base e dt, find the first and second derivatives with respect to log x to the base e. देखिए डिफरेंशिएशन, यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड टू फाइंड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. आपको क्या चाहिए, d ऑफ कैपिटल f ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू ln x. Yes or no? This is what is asked. So differentiation of one function with respect to another function, what do you do? d of capital F of x by dx into dx by d ln x. Okay or not? यस सर. क्लियर है? सो ये d f of x by dx फाइंड करेंगे. ये क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट t के प्लेस में अपर लिमिट पुट करना है सर नो. सो e पावर 3x बाई ln e पावर 3x. ओके, इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू e पावर 3x का डिफरेंशिएशन. ओके, e पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या है, 3 टाइम्स e पावर 3x. क्लियर है? माइनस नेक्स्ट क्या है, e पावर 2x बाई ln e पावर 2x इंटू 2 e पावर 2x. क्लियर है ना? हाँ सर. इंटू देखिए dx बाई डी एल एक्स का मतलब 1 बाई डी एल एन एक्स बाई डी एक्स. यस, सो ln का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है ना. सो 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल है ना ये, सो इंटू एक्स कर सकता हूं. हाँ सर. सो ln e पावर 3x, ये पावर 3 जो है 3x जो है बाहर आ जाएगा, है सर नो. ln e तो 1 हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू x टाइम्स e पावर 3x इंटू e पावर 3x कितना होगा, e पावर 6x इंटू 3 बाई 3x. क्लियर है? माइनस 2 e पावर 4x बाई 2x टाइम्स x. वैसे x तो हम ऑलरेडी लिख लिया ना. सो ये 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों का x कॉमन आके ये बाहर वाला x कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, e पावर 6x माइनस e पावर 4x. क्लियर है? यस सर. So you're asked to find the differentiation when x is equal to ln 2. Okay. So d of capital F of x by d ln x when x is equal to ln 2 is nothing but e power 6 ln 2 minus e power 4 ln 2. Yes or no?
which is equal to e power ln 2 power 6 minus e power ln 2 power 4. सो यहाँ भी e है, सो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना. सो आंसर इज सिंपली 2 power 6 minus 2 power 4. क्लियर है? यस सर. ठीक है, जो भी आंसर है ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, अभी सेकंड डेरिवेटिव तक गया नहीं है. सो दिस इज हाफ ऑफ द क्वेश्चन. इज इट क्लियर? नोट कर रहे? हाँ सर. यस. अब सेकंड डेरिवेटिव करना है. ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में किया है ना, सेकंड डेरिवेटिव्स मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे करना है. यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा, यस और नो? सो यहाँ तक क्लियर है ये वाला पूरा? यस सर. सो आपको नेक्स्ट क्या चाहिए? डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एल एन एक्स का क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर होता है ना, मतलब समथिंग लाइक दिस करना पड़ेगा. ऐसा करना है क्या? नहीं, डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, बट एक्चुअली एल एन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, ये डी एल एन एक्स स्क्वायर है. ओके, क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एल एन एक्स ऑफ डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एल एन एक्स, ऐसा ना? ये है ना? हाँ सर. दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एल एन एक्स ऑफ, ये तो क्या हुआ? व्हाट डिड वी फाइंड दिस एज? डी एफ एक्स बाई डी एल एन एक्स. दिस इज इक्वल टू दिस, यस और नो? सो e पावर 6x माइनस e पावर 4x. क्लियर है? यस सर. So d by dx of e power 6x minus e power 4x into dx by d ln x, ऐसा ना? हाँ सर. इसका मतलब है इसको डायरेक्टली dx के साथ कर लीजिए. 6 e पावर 6x माइनस 4 e पावर 4x, या dx by d ln x तो x हो गया ना. वन बाई x is x. So this is the second differentiation. ये second differentiation भी आप ln2 में फाइंड करना है, ऐसा ना? So which is equal to 6 into, यहाँ ln2 पुट किया तो जैसा प्रीवियसली हुआ 2 पावर 6 आया था ना, माइनस 4 इंटू 2 पावर 4 इंटू ln2. क्लियर है? सो जो भी आंसर है दैट इज द आंसर. समझ में आ रहे? क्लियर? हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. So evaluate limit extends to infinity 0 to x e power t square dt by 0 to x e power 2t square. Limits are definite integration combination है. So how do we do this? First हम x equal to infinity substitute कर लेंगे, लेकिन let us put infinity. Obviously e power t square is an exponential function, yes or no? Exponential function तो increase होते रहेगा. हाँ सर. सो ई पावर टी स्क्वायर जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी पे. सो कर्व के नीचे जो एरिया है वो भी इन्फिनिटी में जाएगा, है सर नो? अगर फंक्शन इन्फिनिटी तक चला गया तो उसके नीचे जो ग्राफ है वो भी इन्फिनिटी तक जाएगा ना.
Yes, sir. सो नीचे वाला ग्राफ भी it's tending to infinity at x is equal to infinity. So the area under the graph also tends to infinity, yes or no? So is it taking the form infinity by infinity? Yes, sir. हाँ सर. So अगर infinity by infinity form ले रहे हैं तो what is the logic? हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं सर. इसका मतलब है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर इसका डी बाई डी एक्स बाय इसका डी बाई डी एक्स कर सकते हैं सर नो. So now this is an application of Leibniz theorem, yes or no? So ऊपर डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, देखिए समथिंग स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स समथिंग, ओके, 2 टाइम्स समथिंग इनटू ये समथिंग का डिफरेंशिएशन है सर नो. सो अगर लिमिट 0 टू x है तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा ना, डी बाई डी एक्स एंड ये कैंसिल होकर डायरेक्टली ई पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, yes or no? Is it clear? Divided by d by dx इंटीग्रेशन 0 to x कैंसिल होके e पावर 2x स्क्वायर आ गया. क्लियर? समझ में आया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. सो e पावर एक्स स्क्वायर e पावर 2x स्क्वायर कैंसिल होके नीचे e पावर एक्स स्क्वायर बचा है सर. अब ध्यान से देखा तो अभी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बचा है. Now also you have infinity by infinity form, yes or no? So फिर मैं d by dx कर सकता हूं. हाँ सर. So फिर d by dx किया तो 2 टाइम्स, अब इसको d by dx में एग्जैक्टली 0 to x और d by dx कैंसिल होके e पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे e पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, e पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, है सर नो? Yes, sir. Yes, sir. सो e पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो ये 2x नीचे इन्फिनिटी चला गया ना, 1 बाई एक्स 1 बाई इन्फिनिटी, कितना है आंसर? 0. आंसर समझ में आया? Yes, sir. ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन है. अगर आप जेई के एग्जाम के व्यू पॉइंट में देखा तो ठीक है, ये बहुत रेगुलरली ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. सो ऊपर एक इंटीग्रल है, नीचे एक इंटीग्रल है, ऊपर वो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहे हैं. सो यू कैन डिफरेंशिएट बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. क्लियर है? आराम से करना है, मतलब जस्ट look at all the properties of differentiation and do the differentiation. Okay, next there is something called modified Leibniz theorem. इसका मतलब है थोड़ा सा जनरल Leibniz theorem है. ठीक है, ये बहुत रेयरली पूछता है. दिस इज ए मोर जनरल केस. जो भी यहां आप देख रहे हैं, दिस इज ए मोर जनरल केस देन द प्रीवियस थ्योरम. ओके, अभी ये थ्योरम जो है, इस थ्योरम का जो सब केस है वो प्रीवियस थ्योरम होगा. दिस इज ए जनरलाइज्ड Leibniz theorem. क्लियर है? सो व्हाट डज दिस Leibniz theorem से? इफ f of x is of the form g of x to h of x, f of x comma t dt. देखिए, what is the difference between the previous and this capital F of x? इस बार देखिए, इंटीग्रेशन का वेरिएबल dt है, बट इंटीग्रेंड के अंदर एक एक्स्ट्रा x है. समझ में आ रहा है? सो द इंटीग्रेंड इज ए फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. सो जब आप इंटीग्रेशन करेगा, व्हेन यू डू दिस इंटीग्रेशन,
यू एज्यूम x एज कांस्टेंट एंड विथ रेस्पेक्ट टू t आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा फर्स्ट, ऐसा नो। इसके बाद वंस यू गेट द इंटीग्रेशन, इसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सब्स्टिट्यूट करके यू गेट दी कैपिटल F ऑफ x। इसके बाद मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करना है, हाउ डज द मतलब थ्योरम वर्क। इस बार डायरेक्टली आप जो प्रीवियस थ्योरम है वो एग्जैक्टली यूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। देखिए डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, जैसा प्रीवियस थ्योरम है वो टर्म्स तो आएगा। देखिए एफ ऑफ, देखिए प्रीवियस थ्योरम में क्या किया, t के प्लेस में अपर लिमिट पुट किया, ऐसा नो। सो एफ ऑफ x कामा t के प्लेस में h ऑफ x पुट किया, ओके, इनटू एक्स्ट्रा क्या आएगा, h डैश ऑफ x, ओके क्लियर, यस सर, माइनस एफ ऑफ x कामा g ऑफ x, t के प्लेस में g ऑफ x पुट किया इनटू g डैश ऑफ x, ओके। ये दोनों टर्म्स अभी भी आएगा, यू गेट दिस टर्म्स इवन नाउ। इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा विच इज इंटीग्रेशन g ऑफ x टू h ऑफ x। ये d बाई डी एक्स जो है, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस, ऐसा नो। ये वाला टर्म्स तो आ रहे हैं, बट एक्स्ट्रा टर्म देखिए, याद करना भी बहुत सिंपल है। ये d बाई डी एक्स जो है अंदर चला जाएगा, ये d बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा, बट अंदर जो है यू हैव ए फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t, ऐसा नो। बट हमको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स में आपको आया होगा, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसा नो। दो वेरिएबल फंक्शन को एक वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करने को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसा नो। सो d बाई डी एक्स अंदर जाएगा एंड इट विल बिकम डो बाई डो एक्स ऑफ f ऑफ x कामा t dt, समझ में आ रहा है। ये टर्म एक्स्ट्रा आएगा प्लस वॉट एवर इज द प्रीवियस टर्म, मतलब प्रीवियस फॉर्मूला का जो भी आंसर्स है वो सारा आंसर्स आएगा, क्लियर है, ओके। क्लियर और नॉट? यस सर। एंड अगर ये x अगर आप निकाल दिया तो इफ यू टेक आउट दिस x, मान लीजिए अंदर जो है कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ t है विच इज द प्रीवियस केस, ऐसा ना। इफ x इज नॉट देयर दिस फॉर्मूला विल बिकम द प्रीवियस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ मान लीजिए x नहीं है, डो बाई डो एक्स करने पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 0। सो ये टर्म निकल जाएगा, ऐसा नो। इसके बाद x तो है ही नहीं, सो बेसिकली f ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश ऑफ x माइनस f ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x हो गया प्रीवियस फॉर्मूला। सो दिस इज ए मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइबनिट्ज थ्योरम, क्लियर है। इसका सब केस एक प्रीवियस फॉर्मूला है, क्लियर, वेयर दिस x इज नॉट प्रेजेंट इन द इंटीग्रैंड, क्लियर। यस सर, एक और सब केस है, अगर f ऑफ x इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x कामा t dt। अगर हम देखें कांस्टेंट लिमिट्स है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, ऐसा ना। बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, फंक्शन के अंदर x भी है t भी है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद x एंड t में फंक्शन आएगा, बट ये जो कांस्टेंट लिमिट्स जो है वो सिर्फ t के प्लेस में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, x तो बच जाएगा, ऐसा ना। यस यस सर, सो अब इसका मतलब इसको d बाई डी एक्स तो कर सकते हैं ना हम, ऐसा नो। सो d ऑफ f ऑफ x बाई डी एक्स इज नथिंग बट, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस, ऐसा नो। सो ये Yes, sir. मॉडिफाइड लाइबनिट्ज थ्योरम अगर यूज किया तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b डो बाई डो एक्स ऑफ f ऑफ x कामा t dt, ऐसा नो।
एंड ये सेकेंड टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट्स है ना, ये h डैश ऑफ x g डैश ऑफ x जीरो हो जाएगा। यस सर। सो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। क्लियर है? सो देर आर effectively 3 statements. This statement is the generalized statement एंड इसी स्टेटमेंट का दो स्पेशलाइज्ड, मतलब दो स्पेशलाइजेशंस हैं। एक स्पेशलाइजेशन, लिमिट्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स बट अंदर सिर्फ t है, x नहीं है, वो जो है वो स्टैंडर्ड लाइबनिज थ्योरम हो जाएगा। दूसरा है f ऑफ x का t है बट लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट्स हो गया, तब सिर्फ एक ही टर्म आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? हाँ सर। तो शायद आप रोनित, आप बहुत पहले लाइबनिज थ्योरम का क्वेश्चन एक पूछा है ना, याद है? लिमिट्स में हाँ सर, वो हम बोले एग्जाम में आया कि था। लाइबनिज थ्योरम करने के बाद वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है? सो वंस यू अप्लाई दिस थ्योरम द थिंग्स विल बी इजी। ठीक है? अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया यहां तक? ये वाला थ्योरम एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए। नोट किया तो मैं ये वाला निकाल देता हूं, ये जो पूरा जो है वो निकाल देता हूं। निकालूं? सर एक मिनट। हाँ, नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? यस यस सर। Okay. So now, so let us do this question. देखिए, f of x is integration log x to x dx by x plus t। देखिए, इंटीग्रेंड में x भी है t भी है। सो स्टार्टिंग में हम सिर्फ t के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट ए फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करना है। सो f डैश ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? देखिए, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन ln x टू x, ये d बाई डी एक्स जो है, देखिए मैं लिख लेता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ डी टी बाई एक्स प्लस टी। ओके, विच इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ln x टू x डो बाई डो एक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस टी डी टी। yes or no? That's the first term. Clear? हाँ सर। प्लस इसके साथ, इसके बाद सेम थिंग एज वी हैव डन, t के प्लेस में x पुट करना है, अपर लिमिट। सो t के प्लेस में x पुट किया तो 1 बाई एक्स प्लस एक्स, 1 बाई 2x इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस t के प्लेस में ln x पुट करना है, 1 बाई एक्स प्लस ln x इंटू ln x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। क्लियर है ये? यस सर। सो इसका काम तो हो गया, इसको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका कुछ आगे सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ln x टू x, व्हाट इज डो बाई डो एक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस टी, मतलब t को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। सो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है यूजुअली? 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना, ऐसा नो? हाँ सर।
सो माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। क्लियर है? अब इंटीग्रल जो है विथ रेस्पेक्ट टू टी है ना, सो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा ना? When you are doing Yes, integration sir. with respect to t, x will be a constant. So this is of the form 1 by t square. सही है? So 1 by t square का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस 1 by t, ऐसा ना? Yes, sir. सो माइनस बाहर माइनस, अभी माइनस, सो 1 by x plus t हो जाएगा फ्रॉम ln x to x। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं सर, मतलब इतना करने का जरूरत क्या है, इफेक्टिवली 1 by x plus t बाहर आ गया ना, ऐसा ना? क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करके इसके बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल होकर वापस वही टर्म आ जाएगा ना, ऐसा ना? ठीक है, डो बाई डो एक्स और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस 1 बाई एक्स, सो वापस आ गया ना। सो हर बार ऐसा आ जाएगा? हाँ सर। नहीं सर, बहुत बार हाँ, नहीं। मतलब एज लॉन्ग एज एक्स एंड टी आर डी कपल्ड, मतलब दोनों के बीच में कपलिंग नहीं है, तब तक जो इंटीग्रेशन के बाद फिर वापस, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद फिर वापस इंटीग्रेशन किया तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। बट अगर ये दोनों कपल्ड है, इसका मतलब, कपल्ड का मतलब एक एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस 1 ऐसा टर्म है, आप टी एंड एक्स को सेपरेट नहीं कर सकते। इफ द फंक्शन इज सच दैट एक्स एंड टी आर नॉट सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेटेड, तब आप थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्लियर है? सर एक बार फिर से बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ यह एक्स एंड टी जो है, क्योंकि ये दोनों सेपरेट है, मतलब लीनियर फॉर्म हो गया ना, हाँ सर। इसलिए एक बार डिफरेंशिएट किया, इसके बाद इंटीग्रेट किया, वापस 1 बाई एक्स प्लस टी आ गया। हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ हर बार ऐसा आने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स है, ये ऑपरेशन करने के बाद 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स आने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहे? हाँ सर। मतलब सर कब? व्हाट आई एम सेइंग इज, इतना मतलब हर बार इतना डायरेक्टली नहीं आएगा, दैट्स व्हाई वी नीड दिस फॉर्मूला टू बी अप्लाइड। क्लियर है? हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ एज लॉन्ग एज देर इज नो कपलिंग, मतलब टी और एक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं हो रहा है, देन थिंग्स विल वर्क आउट स्मूथली। क्लियर है? सो 1 बाई एक्स प्लस टी फ्रॉम एक्स टू एल एन एक्स, सो क्या होगा, 1 बाई 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स, ऐसा नो? प्लस ये मतलब ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर? Yes, sir. आगे जाएंगे? सो हम लाइबनिज थ्योरम भी देखे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए फंक्शन, मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यू हैव ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, and assume that you have a graph ठीक है, assume that you have a graph y is equal to f of x। क्लियर है?
So let us try to integrate this function between a and b. Okay, so मान लीजिए दो नंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए so this is my number A, this is my number B. Assume that you want the area under this graph and x-axis between A and B. मान लीजिए इस कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में A and B तक जो एरिया है, I want that area. So how can I calculate that area? ठीक है, मान लीजिए ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है. सो यूजुअली एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो एरिया इज यूजुअली कैलकुलेटेड बाय अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. सो व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज a कमा f ऑफ a, सर नो? a पे फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a है. So if you draw a straight line here, do you see a rectangular space? So इस rectangular space का जो side length जो है वो b minus a है, yes or no? This is length. And what is the breadth? What is this? This is f of a, yes or no? So b minus a into f of a किया तो will you get this area? Yes or no? So आप देखा तो if you look at it carefully, this area which I have shaded is very close to area which I want. हमको क्या एरिया चाहिए? एरिया अंडर दिस कर्व चाहिए. If I look at the area under this curve and this rectangular area, they differ only by this small area, yes or no? बीच में एक छोटा सा एरिया है, yes or no? Only this small area is being left out, yes or no? So can I say Yes, that sir. the area under the curve is approximately equal to b minus a into f of a? This is called some sort of approximation. But आप देख सकते हैं this approximation always will not work very nicely. Yes or no? अगर कर्व का शेप ऐसा है, सच दैट मान लीजिए कर्व का शेप ऐसा ऊपर चला गया डायरेक्टली, तब ये रेक्टेंगल एंड एक्चुअल एरिया के बीच में बहुत डिफरेंस आ सकते हैं. क्लियर है? So how can you get the area of a curve, area under a curve or area between the curve and x-axis, ठीक है, more and more accurately. ठीक है, so directly आप rectangle draw किया तो एक लेवल का एक्यूरेसी मिलेगा, और मान लीजिए ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, you can go for more slicings. For example देखिए, इस बार मैं क्या करता हूँ, instead of directly ड्रॉइंग द रेक्टेंगल, मैं क्या करता हूं, इस स्पेस को मैं दो पार्ट्स करता हूं. आई विल डिवाइड द स्पेस ए एंड बी इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब यहां एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा, यहां एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा. ओके, क्लियर? नाउ इफ आई मेक दिस स्पेस इनटू टू पार्ट्स, सो एक एक इंटरवल का लेंथ कितना होगा? b माइनस ए बाई टू हो जाएगा, ऐसा ना? Yes, sir. ये b माइनस ए बाई टू को आप h मान लीजिए, विड्थ. सो दिस इज h, दिस इज h. ओके, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? क्योंकि ये जो है a कमा f ऑफ a है ना, एंड ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस पॉइंट इज a प्लस h कमा f ऑफ a प्लस h, है सर नो? a प्लस h कमा f ऑफ a प्लस h. सो Yes. फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया h टाइम्स f ऑफ a,
क्योंकि हाइट ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज एफ ऑफ ए प्लस h टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस h हो गया, यस और नो? सो h टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस h, मतलब ये दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया मान लीजिए मैं ऐड कर लेता हूँ, लेकिन दिस इज ऑल्सो एन अप्रोक्सीमेशन, दिस इज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन दैन द प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन, ऐसा नो? Yes, sir. प्रीवियसली मैं क्या किया, पूरा एक ही रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया आ गया ना, दिस इज ए क्लोजर अप्रोक्सीमेशन, ऐसा नो? बट दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि कर्व जो है थोड़ा सा ऊपर जल्दी जा रहा है, तो ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकते हैं एक्चुअल और अप्रोक्सीमेशन में, ओके? सो और नजदीक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Sir, n times divide. हाँ, और ज्यादा स्लाइसिंग करना पड़ेगा. द मोर स्लाइसेस आई डू, द मोर एक्यूरेटली और द मोर, ठीक है, क्लोजर टू द रियल वैल्यू आई मे बी गेटिंग, है सर नो? सो मैं अभी क्या करता हूं, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 स्लाइसेस, इस बार मैं थोड़ा सा ज्यादा स्लाइसिंग करूंगा, ओके? सो लेट मी स्लाइस इट इनटू n parts, क्लियर है? लेट मी स्लाइस इट इनटू n parts, क्लियर है? So if I slice it into n parts, n का मतलब है कुछ नंबर है, ओके? मतलब एक जनरल फॉर्मूला मैं डिराइव करता हूं n पार्ट्स में, अगर मैं स्प्लिट किया तो. सो इफ दिस इज a एंड दिस इज b, इफ आई स्प्लिट इट इनटू n पार्ट्स, एक एक पार्ट का विड्थ कितना आएगा? द विड्थ ऑफ ईच पार्ट इज सिंपली b माइनस a बाई n, ऐसा नो? मतलब एक एक h जो है, एक एक रेक्टेंगल का विड्थ कितना आएगा? b minus a by n, clear है? And if I draw rectangles like this, दिख रहा है आपको रेक्टेंगल्स? देखिए ऊपर से भी अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं, नीचे से भी अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं ना, ऐसा नो? सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एरियाज? ठीक है, सम ऑफ ऑल एरियाज इज इक्वल टू, देखिए सारा रेक्टेंगल्स का विड्थ तो h ही है, सो फर्स्ट रेक्टेंगल का हाइट कितना है? f ऑफ a, ऐसा और नो? सेकेंड रेक्टेंगल का हाइट कितना है? f ऑफ a प्लस h. थर्ड रेक्टेंगल का एरिया और h यूनिट्स आगे गया तो f ऑफ a प्लस 2h, ऐसा और नो? प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस सो ऑन f ऑफ लास्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, मतलब हाइट कितना होगा? f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ऐसा और नो? क्योंकि फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया, थर्ड रेक्टेंगल का एरिया, फोर्थ रेक्टेंगल और nth रेक्टेंगल. देखिए 1 के लिए एक भी h नहीं आया, 2 के लिए 1h आया, 3 के लिए 2h आया, 4 के लिए 3h आया, सो n के लिए n माइनस 1 इंटू h आएगा, ऐसा और नो? क्लियर? Yes. Yes, sir. So what is sigma of all the areas AI? ठीक है, A1, A2, A3 मान लिया तो सिग्मा A is simply h times f of A plus f of A plus h plus f of A plus 2h plus so on up to f of A plus n minus 1 into h. Okay, clear है? सो जितना भी रेक्टेंगल्स में काटिए, जो भी एरिया आएगा वो तो अप्रोक्सीमेट एरिया ही आएगा ना, बट एज n इंक्रीजेस इट बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्चुअल एरिया, है सर नो? हमको Yes, sir. एग्जैक्ट एरिया चाहिए तो Sir. इफ आई वांट द एग्जैक्ट एरिया, सो ये नंबर ऑफ स्लाइसेस जो है वो बढ़ते 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 जाना है सर नो? कहाँ तक बढ़ना चाहिए? इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, है सर नो? As this number of parts tends to infinity, the sum of all the areas will be almost exactly equal to the actual area under the graph, yes or no?
Yes, sir. सो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी बोल सकता हूँ और h टेंड्स टू जीरो भी बोल सकता हूँ, ऐसा नो। अगर नंबर ऑफ पार्ट्स इनफाइनाइट पहुंच रहे तो एक एक पार्ट का विड्थ कितना पहुंचेगा? 0. एक एक पार्ट का विड्थ 0 के आसपास पहुंचेगा, ऐसा नो? क्लियर? सो द एक्चुअल एरिया, ठीक है, एक्चुअल एरिया अंडर द ग्राफ कैन बी written as limit n tends to infinity और h tends to 0, दोनों में कुछ भी बोल सकता हूं या दोनों लिख सकता हूं, समझ में आ रहे? हाँ सर। सो h टाइम्स f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, जो भी यहां लिखा हूं मैंने, उस पे ये लिमिट अप्लाई किया तो आई एम गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट एरिया, यस और नो? And this exact area is defined as the definite integration of f of x dx between a and b. Integration of f of x dx का मतलब है is this limit is called the definite integration of f of x between a and b. Clear है? Okay? यस सर। So एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और h टेंड्स टू 0, h टाइम्स f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h. ओके, क्लियर है? where what is the relation between n and h? n and h जो है they are not independent of each other. h is equal to b minus a by n, yes or no? हाँ sir. और यस सर। nh is equal to b minus a, दोनों सेम है ना? So this formula is called definite integration as a limit of sum. Okay, definite integration as a limit of sum का फॉर्मूला है. इसका और भी स्पेशल केसेस है, ठीक है, जिसका और भी केसेस है जो हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे. क्लियर है? ओके, Yes. यस सर। so we'll stop here for today. Okay, Sir, doubts? आप एक काम कर लीजिए बेटा, डाउट्स जो है जब 7 बजे वाला क्लास होता है ना, हाँ sir. मैं आपका कौन कौन से दिन क्लास होता है? सर फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है, वेडनेसडे होता है. फ्राइडे, सैटरडे एंड वेडनेसडे है ना. आप फ्राइडे डाउट्स के लिए रख लीजिए, ठीक है? अच्छा. वेडनेसडे एंड ठीक है sir. सैटरडे मुझे और भी बाद में भी क्लासेस होते हैं, ठीक है, बट 7 बजे के बाद जो भी है, जितना भी टाइम है आप पूछ के कंप्लीट कर सकते हैं. ओके सर. अभी दूसरा क्लास भी है ना आपको, आज तो नहीं कर सकते हैं. सो फ्राइडे के दिन आप डाउट्स का रख लीजिए. ओके सर.